तो ये वाला थोड़ा बहुत आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। फिर भी यहीं से शुरू करेंगे अपन क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा मार्क्स का है, तो इसको करना जरूरी होगा। क्या हैंग कर रहा है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। इमर्जेंस ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है, यहीं से आपका एक्चुअली में शुरुआत होता है। तो क्या क्या टॉपिक्स अपन मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे सिस्टमैटिक वे में। तो पहले तो यही करेंगे कि इम्पेरियलिज्म की शुरुआत किस प्रकार से हुई। फिर जो है अपन फॉल ऑफ मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुगल्स का अंत होता है, और मुगल्स के अंत होने के बाद किस प्रकार से आपके ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियंस में लड़ाई होगा, और किस तरीके से वो अपने एम्पायर को वहां पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो कहता है कि जो यूरोप के अंदर का समय था 1000 से 1500 का टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है आपके पास, ठीक है, डार्क एज। ठीक है, क्या कहा जाता है आपके पास? डार्क एज का एक समय पीरियड चलता है जो कि लगभग 500 साल का होता है आपके पास। और उस समय जो है काफी ज्यादा फ्यूडलिज्म जो है आपके यूरोप में देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवाद, यानी सामंतवादी व्यवस्था जो है वहां पर क्या था, आपका एस्टेब्लिश था। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो किस प्रकार से जो है क्राइसिस में कन्वर्ट होता है, और उसके वजह से लोग यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। तो उसी के बारे में पूरा का पूरा अपना टॉपिक है कि फ्यूडलिज्म था क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्यूडलिज्म है क्या। तो कहता है कि नोबिलिटी जो है, ठीक है, तो नोबिलिटी के अंदर जमीन होता था, ठीक है, जो कि आपको राजा से उनको मिलता था। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे अपन कि उस समय के जो क्राउन थे यानी जो राजा थे, ठीक है, वो क्या करते थे, नॉबल्स को जमीन देते थे। तो नोबिलिटी को जो जमीन थी वो कहाँ से मिलती थी बेसिकली, तो अपन याद रखेंगे कहाँ से मिलती थी, तो क्राउन से। क्राउन मतलब क्या हो गया आपके पास, राजा। और बदले में इनको क्या दे मिलता था, ठीक है, तो बदले में इनको मिलता था मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, क्या मिलती थी? मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। और बदले में आपके पास जो पीजेंट्स होते थे, ठीक है, जो किसान है आपके पास, वो खेती बाड़ी करते थे, उनको सर्फ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्फ्स। तो ये वर्ड याद रखिएगा, सर्फ्स का बेसिक मतलब क्या होता है, पीजेंट। और ये लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार टाइप के लोग, ठीक है, जो उनको देते थे आ, जमीन। और जमीन पे किसान क्या करता था, खेती बाड़ी अपना करता था, ठीक है। और लेबर एंड शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। इकोनॉमी कंप्लीटली जो था आपका बेस था किस चीज के ऊपर, तो लैंड के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि जो पूरा क्रिश्चियन चर्च है, वो जो था सारे एम्पायर को कवर करके रखा हुआ था। क्रिश्चियन चर्च ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, ठीक है। तो अभी अपन यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर की सारी चीजें कि क्या सिचुएशन रहा जिसकी वजह से इन लोगों ने इम्पेरियलिज्म का रास्ता अपनाया। ठीक है, कौन सा रास्ता अपनाया? तो इम्पेरियलिज्म का।
तो कहता है कि इस समय टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, ठीक है, वो आपके पॉपुलेशन के साथ चल नहीं पाए, यानी कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन रिसोर्सेस उस रेशियो में आपके इंक्रीज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज एक अपने को ध्यान में रखना है। फिर बहुत सारा जो है बीमारियां उस समय हुई, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो कल्टीवेबल लैंड था उस पे खेती करने के लिए भी लोग बचे नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया, और फ्यूडल लॉर्ड्स की इनकम भी दिन प्रतिदिन क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, तो जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, वो आपका काफी हद तक डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, चाहे अपन इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, हॉलैंड की बात करें, स्पेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, सब जगह पे जो ये सामंती व्यवस्था है वो क्या हो रहा था, चरमरा रहा था, गड़बड़ होता जा रहा था। और इसी के वजह से आपका किस चीज का डेवलपमेंट होता है, नेशन स्टेट्स का। ठीक है, किसका जो है डेवलपमेंट होगा, नेशन स्टेट, और उसके अंदर फिर काफी स्ट्रॉन्ग मोनार्क डेवलप होता है, चाहे वो नेपोलियन हो, रसिया का जार हो। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जो है आपके पास क्राउन सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन वहां पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आ गई थी। ठीक है, यानी पार्लियामेंट ने जो है राजा को क्या किया, सुपरसीड कर दिया था। ठीक है, कि पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल हो गया था इन कंपैरिजन टू दी जो है फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब कि जो किंग थे उसके कंपैरिजन में। तो कहता है जो पूरा यूरोप था उसके अगर हम लोग वेस्टर्न हिस्से में देखें तो काफी ज्यादा चीजें डेवलप हो रही थी। वही अगर अपन ईस्टर्न की तरफ देखें, ठीक है, किसके तरफ देखें, ईस्टर्न यूरोप, जिसमें आपका पोलैंड है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, यूएसएसआर है, यहाँ पे अभी भी लैंडलॉर्ड्स जो थे वो सर्फडम को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पे अभी भी फ्यूडल सिस्टम जो था वो चल रहा था, लेकिन वेस्टर्न यूरोप के अंदर फ्यूडल सिस्टम बिल्कुल ही क्या हो चुका था, आपका खत्म हो चुका था। ठीक है, तो वही कहता है कि ईस्टर्न यूरोप जो था वो वेस्टर्न के कंपैरिजन में जो है ट्रेड में, इंडस्ट्री में, अर्बेनाइजेशन में अभी भी क्या है, आपके पास कमी है। ठीक है, कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न वाला पार्ट जो है डेवलप्ड हो गया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जब फ्यूडल क्राइसिस आई, ठीक है, क्या आया, फ्यूडल क्राइसिस। फ्यूडल वर्ड सबको समझ में आ गया, फ्यूडल मतलब होता है सामंत। राजा जो थे सामंत को क्या करते थे, जमीन देते थे, सामंत किसानों से उस पे खेती करवाता था, सामंत जो है पैसा लेता था, और अपनी एक मिलिट्री को मेंटेन करता था, और उस मिलिट्री के मदद से क्राउन की क्या करता था, हेल्प करता था। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कभी जैसे फुर्सत वगैरह हो बहुत ज्यादा, गेम ऑफ थ्रोन्स करके एक वेब सीरीज है, ठीक है, उसमें जो सिस्टम आपको दिखा है दैट इज कंप्लीटली फ्यूडलिज्म, कि पूरे एम्पायर के 7-8 पार्ट होते हैं, सब पार्ट का अपना एक राजा होता है, फ्यूडल लॉर्ड्स होता है, उसकी अपनी एक सेना होती है जो कि क्या होती है, मदद करती है। ठीक है, मेन जो राजा होता है या जो कंटेंडर फॉर किंग होता है, तो उसी तरह का सिस्टम कुछ आपके यूरोप के अंदर उस समय क्या था, डेवलप्ड था। ठीक है, तो फ्यूडल क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ, यानी फ्यूडलिज्म जब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, लेस प्रॉफिटेबल। क्या हो गया, एग्रीकल्चर लेस प्रॉफिटेबल। ट्रेड और कॉमर्स के अंदर जो है गेन ज्यादा था, किसमें गेन ज्यादा था, ट्रेड और कॉमर्स, यानी जो व्यापार हो रहा था, ठीक है, उसमें जो है क्या थी, ज्यादा मुनाफा हो रहा था, और किसानी से उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, और इस सब में एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका इटली। ठीक है, कौन प्ले करता है, इटली।
तो इटली जो है बेसिकली हम लोग मानते हैं, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ, ठीक है, क्या पूछे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तब अपन कहेंगे ब्रिटेन, क्या कहेंगे, ब्रिटेन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई, तब आपको याद रखना है इटली, ठीक है, कि पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है, तो इटली के अंदर होती है। तो बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा। और रीजन क्या रहा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स थे, क्या थे यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेडर्स, व्यापारी सिस्टम जो है पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था, ठीक है। एक है मार्को पोलो, नाम याद रखिएगा, कहाँ के थे, इटली के थे, ये चाइना गए, बाद में इंडिया भी आए, ठीक है। बाय 1500 यानी 1500 शताब्दी तक अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस स्टेट जो पूरे यूरोप के अंदर था वो था आपका इटली। कौन था, इटली, ठीक है। वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, जेनेवा, ठीक है, गेनोआ होता है ये, जेनेवा नहीं है, गेनेवा, ठीक है। ये सारे आपके ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, ट्रेड सेंटर्स, जहाँ पे जो है पूरा का पूरा व्यापार का सिस्टम क्या था, चल रहा था, ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। रेनेसा और रिफॉर्मेशन, तो कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेनेसा का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। क्या होता है, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जागरण, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोशल और कल्चरल चेंज हुआ, ठीक है, पूरा सामाजिक चेंज आया, पूरा सांस्कृतिक चेंज आ गया। और लोगों की जो सोच थी वो किसके ऊपर चली गई, तो इनोवेशन, यानी नए नए चीजों को इनोवेट करना, इमेजिनेशन, ठीक है, कि चीजों को इमेजिन करना और नई नई चीजों को क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीजें जो है आपके किससे रिलेटेड है, तो रेनेसा से, किससे रिलेटेड है, रेनेसा। ये चीज समझ में आई, यानी कि लोगों का जो पूर्ण रूपेण विश्वास आपके चर्च के ऊपर था वो अब क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, ठीक है। और वहीं से आपका डेवलप होता है कौन सा कॉन्सेप्ट, तो रेनेसे का। तो कहा जाता है आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, फिलॉसफी, साइंस, सभी चीजों के अंदर चीजें क्या हो रही थी, री इनोवेट हो रही थी, ठीक है, क्या हो रही थी, री इनोवेट, यानी कि उसको दोबारा जिससे जो है क्या किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था। जो भी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स थे, ठीक है, क्या थे, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, उन सबों के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था, ठीक है। कैथोलिक चर्च का पूरा जो इन्फ्लुएंस था वो आपका कम होता जा रहा था, ठीक है। और चूंकि ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा था, तो इस वजह से आपके ट्रेडर्स और बैंकर्स के अंदर एक नया क्लास क्या होता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा यूरोप में चेंजेस हो रहे थे, जिसके वजह से आपका इंपेरियलिज्म भी क्या होता है, डेवलप होता है। और उसी का कारण बनेगा कि यूरोप के जो भी आपके मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो जो है अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं। और उस ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बाद क्या होता है कि उनका एक पूरा एम्पायर दूसरे जगहों पर फैलता चला जाता है, ठीक है। तो उसी का एक पहला रीजन जो था आपके पास, यही है, रेनेसा और रिफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई फ्यूडलिज्म का क्या सिस्टम था। तो फ्यूडलिज्म ज्यादा कुछ थी नहीं कि राजा जो था जमीन देता था और जमीन से टैक्स लिया जाता था। क्रिश्चियन चर्च बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पॉपुलेशन के जो है एक्सप्लोजन को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, उनके जो नंबर्स थे कम हो गए, बीमारियां फैल गई, ठीक है, जिसके वजह से और ज्यादा नंबर्स क्या हो गए, कम हो गए। और इसी वजह से फ्यूडल क्राइसिस डेवलप हुआ।
फिर आपका जो है फ्यूडल क्राइसिस जब आपका खत्म होता है तो वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स यानी बिजनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और बिजनेस सबसे ज्यादा इटली में हो रहा था, इसीलिए इटली काफी ज्यादा क्या होता है, प्रोस्पेरस हो जाता है। अब कहता है यहाँ पे रेनेसा हुआ, लोगों की सोच बदली, लोगों का जो विश्वास था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उन सभी चीजों को क्या करना था, खत्म करना था, नई चीजें ये लोग सीख रहे थे। फिर आता है ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जो 15वीं शताब्दी है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के द्वारा। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है कि पहले क्या था कि जो सामान जहाँ पे उपलब्ध हो रहा है वहीं पे वो चीजें यूटिलाइज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे व्यापार का जब कॉन्सेप्ट बढ़ा तो उन्होंने नए नए जगहों की खोज करने की कोशिश की। और इसमें जो है सबसे ज्यादा मोनोपोली जो आया वो किसका आया, तो ये चीज अपन ध्यान में रखेंगे, इटालियन और अरब मोनोपोली, ठीक है। किसका मोनोपोली था, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो एकाधिकार रहा वो किसका रहा, तो इटली वालों का और अरब वालों का, ठीक है। और ये जो है जो भी बाकी के कंट्रीज थे, चाहे वो स्पेन हो चाहे वो पुर्तगाल हो, ठीक है, ये लोग हमेशा चाहते थे कि भाई क्या किया जाए, इनके मोनोपोली को खत्म किया जाए, ठीक है। हेलो। तो वही कहता है कि इटालियन और अरब मोनोपोली जो है, ठीक है, ट्रेड रूट्स पे ज्यादा था। और कंट्रीज ऑफ यूरोप जो थे वो चाहते थे कि किसी तरीके से जो ये अरब की मोनोपोली है और इटली की मोनोपोली है उसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो घटना घटी जिसके वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं हुई, वो था आपका 1453 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह था जिसको ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया था, आपके पास कैप्चर कर लिया। तो लैंड रूट का तो कॉन्सेप्ट ही क्या हो गया, खत्म, ठीक है, कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी वहीं से आपका लैंड रूट चलता था और वो किसके कैप्चर में चला गया, ऑटोमन तुर्क। और ये लोग व्यापार करने नहीं देते थे, ठीक है। क्यों नहीं देते थे व्यापार करने के लिए भाई, क्योंकि ये खुद व्यापारी थे और वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्या हो, कमाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो है ऑटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया। उसके अलावा इस्लामिक रूलर्स ने ओल्ड सी रेड सी रूट, एक और रूट था जिसको क्या कहते थे, रेड सी रूट, ट्रेड रूट, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब इनके पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं, ठीक है, कि हम लोग किस रास्ते से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। तो यानी अब ट्रेड रूट पे कंप्लीटली कंट्रोल जो था तुर्क्स और इटली का था। और इसी को चैलेंज किया गया किसके द्वारा, पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगाल और स्पेन के। इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम लोग को व्यापार में टिके रहना है या व्यापार बढ़ाना है, ठीक है, तो हमको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने एरियाज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नए रास्ते खोजने पड़ेंगे और उस रास्ते पे ही चल करके क्या होगा कि जो है आपका व्यापार के ऊपर मोनोपोली जो है एग्जिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से चलता है। फिर कुछ और रीजंस जो इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें से है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। यानी कि जो है नए नए देश बनने शुरू हो गए थे, जो पहले पावर काफी स्कैटर्ड फॉर्म में होती थी, अब वो क्या हो गया, आपका नेशन स्टेट बन गया। क्या बन गया, नेशन स्टेट। नए नए देश बनने लगे। और जब देश बने तो नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है, किसकी भावना आई, नेशनलिज्म की। और जब नेशनलिज्म की भावना आई तो सब एक दूसरे के ऊपर थे कि भाई हमारा देश जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा इन कंपैरिजन टू द अदर्स। और उसके लिए ज्यादा एक्सप्लोरेशन करना है, उसके लिए ज्यादा ट्रेड रूट को कैप्चर करना है,
सबसे ज्यादा जो है दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार के मोनोपोली यानी एकाधिकार को क्या करना है, अचीव करना है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि नेशन स्टेट के वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ और नेशनलिज्म के वजह से आपका क्या हुआ, इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट और ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। रेनेसा की बात करें तो पुनर्जागरण, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा कि आपके पास जो है कंपास, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। गन पाउडर का जो है डिस्कवरी होता है, ठीक है। मैप्स की डिस्कवरी की जाती है यानी मैप बनाए जाएंगे। और इन सब के वजह से आपका क्या होता है, एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो पाता है। इन सब के तीन चीजें जो आपकी काफी ज्यादा इसका स्पिरिट रहा, वो था आपका गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, ठीक है, 3G जिसको अपन कहते हैं। एक तो क्रिश्चियनिटी को फैलाना, दूसरा कि भाई अपने देश का नाम हम लोग ऊंचा करेंगे, दैट इज द ग्लोरी। और गोल्ड यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, तो पैसा, ठीक है, कि पैसा तो चाहिए भाई, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जिसके वजह से आपका क्या होता है, आ चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें सबसे पहले था आपका मर्चेंट कैपिटलिज्म, ठीक है, क्या है आपके पास, मर्चेंट कैपिटलिज्म, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात है। पर्पस इसका एक ही था, प्रॉफिट। क्या था पर्पस इसका, कि किसी तरीके से प्रॉफिट कमाया जाए। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था कि वो ये सोच करके आए थे कि भैया हमको यहाँ पे क्या करना है, एम्पायर बनाना है। वो तो बस वहां पे पॉलिटिकल कंडीशंस उन्होंने देखा और उसका फायदा उन्होंने उठाया, ठीक है, कि भाई हमको क्या करना है, इसका फायदा उठाए कि ताकि अपना कंट्रोल जो है उस राजा के ऊपर हो जाए, ताकि मोनोपोली मिल जाए। और जब देखे कि भाई राजा बहुत ही क्या है, निकम्मा टाइप का है, कोई चीजें प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो फिर उस जगह को कि राजा वो खुद बनते चले गए। तो जो पहला फेज था वो था आपका मर्चेंट कैपिटलिज्म का। और उस फेज का एकमात्र पर्पस था प्रॉफिट कमाना, कि व्यापार से क्या कमाना है, प्रॉफिट। तो जो कैपिटल आपका एक्युमुलेट किया जाता था बाय मर्चेंट क्लास फ्रॉम द ट्रेड प्रॉफिट वाज टर्म्ड एज द मर्चेंट कैपिटल। उसको क्या कहा जाता था, मर्चेंट कैपिटल कहा जाता था। करेंसी का यूज काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था और पहले के समय के हिसाब से जो बार्टर सिस्टम होता था उसको इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। बाय 1600 ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूरोप जो थे वो आपके क्या हो गए, पोस्टल सर्विसेज से कनेक्टेड हो गए। अर्बेनाइजेशन हो गया, तो लंदन का जो पूरा पोर्ट वगैरह का हिस्सा था, पेरिस था, एम्स्टर्डम थे, ये सारे काफी ज्यादा क्या हो गए, डेवलप होते चले गए, ठीक है। अब आता है यहाँ के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। अब प्रत्येक कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती थी कि वो क्या करे, अपने एरिया को बढ़ा सके या पूरा का पूरा खर्चा अकेले क्या कर सके, उठा सके। बात समझ में आ रही है। और इसी वजह से ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड का इमरजेंस हुआ, ठीक है। किसका इमरजेंस होता है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड का। तो 17th सेंचुरी के अंदर अब जो व्यापार हो रहा था वो कोई एक पर्टिकुलर मर्चेंट नहीं कर रहा था, एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती थी। क्या होती थी आपके पास, जॉइंट स्टॉक कंपनी या चार्टर्ड कंपनीज होती थी जो इसको क्या करती थी, देखती थी, ठीक है। तो वही कहता है कि मच लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। रिस्क भी ज्यादा था, ठीक है। तो एक आदमी खुद 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन अगर 50 आदमी को उसने इकट्ठा कर लिया, 100 आदमी को इकट्ठा कर लिया और सबसे हजार हजार रुपए लिए, ठीक है, तो रिस्क पे सभी आदमी का कितना है, हजार हजार ही है। प्रॉफिट हुआ तो सबको प्रॉफिट होगा, रिस्क डूबेगा तब डूबेगा भी कितना, तो 1000 रुपया ही डूबा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है, शेयर होल्डर्स। तो हाई रिस्क एंड कॉस्ट कॉस्ट कुड बी शेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। चार्टर्ड कंपनीज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, जो आपके उनको क्या करती थी, मोनोपोली देती थी किसी पर्टिकुलर
कंट्री के साथ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको जो है आपके ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे मोनोपोली मिली, फ्रांस को जो है 1664 के अंदर मोनोपोली मिली। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम था वो किस चीज का आ गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। किसका आ गया, जॉइंट। पहले जो इंडिविजुअल ट्रेडर और मर्चेंट्स थे, बाद में आपका आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके बाद आता है आपके पास मर्केंटलिज्म। ठीक है, क्या आता है, मर्केंटलिज्म। ये सब फेजेस हैं, ठीक है, इस पे भी आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो मर्केंटलिज्म का क्या थियरी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इस सब पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मर्केंटलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में जो है किस तरह से वो लोग जो है व्यापार करते थे, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कहता है कि ट्रेड के वजह से बहुत ही ज्यादा पैसा क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। ठीक है, और ये जो है आपके कहीं कहीं पे जमा होता जा रहा था, एक्युमुलेट होता जा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें जो है काफी ध्यान दे रही थी कि ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है, और इस वजह से आपका कैपिटल जो है यूरोप में बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, अब अगर पैसा किसी के पास है तो उसका एक ही काम होता है कि भाई उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। पैसा है तो उसको क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो पहले तो ब्रिटेन में ही इन्वेस्ट हुआ, यूरोप में ही इन्वेस्ट हुआ, उसको इंडस्ट्रियलाइज किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, रेलवे बनाए, पोस्टल बनाए, सारी चीजें डेवलप कर दिए। हाँ, लेकिन फिर भी पैसा तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ठीक है, तो उस सिस्टम को क्या कहा गया आपके पास, तो मर्केंटलिज्म। क्या कहा गया, मर्केंटलिज्म। और यहाँ पे आपके पास जो पैसा था वो मर्चेंट्स अब अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जो है आपके पास खर्च करना चाह रहे थे, जहां पे डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, कि रेलवे बनाना या कुछ भी बनाना, तो इसमें क्या था, वहां का पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। पैसा इन्वेस्ट हो रहा था तो प्रॉफिट भी कहाँ जा रहा था, उन्हीं के पास जा रहा था। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो था आपका साइंटिफिक आइडियाज और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका ब्रिटेन के अंदर हुआ, ठीक है, उसके वजह से काफी ज्यादा जो है चीजें आपकी डेवलप होती चली गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, 5 पेज तक आज पढ़ना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें पूछिए। अभी सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि भाई किस तरीके से यूरोप का क्या कंडीशन हुआ, जिसके वजह से उन लोगों ने इंपेरियलिज्म क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे जो है आपका जो है डेवलपमेंट होता है, और कैसे जो है वो आपके एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, चाहे वास्को ड गामा हो, कोलंबस हो, पेड्रो एल्ब्रस कैब्राल हो, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में। यहाँ तक पहले देख लीजिए, कोई डाउट है पूछे।